नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। भगवान बुद्ध के जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे से श्रद्धालु स्नान के लिए जुटने शुरू हो गए हैं और दूर दूर से हर की पैड़ी पहुंचकर स्नान करने के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन में और 20 सेक्टर्स में बांटा गया है। करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए गंगा माँ को नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इतनी भीड़ है, उसके बावजूद भी सब कुछ फ्लो में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हर की पैड़ी में कैसा आनंद आ रहा है? हर की पैड़ी में अब वो तो श्रद्धा है तो भीड़ है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है, सब सही चल रहा है इसमें। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की। सौरभ जोशी। पूर्णिमा का दिन है तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही बधाई का पात्र है और हमें बड़ा सौभाग्य का दिन आज प्रतीत होता है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे 4-5 फ्रेंड हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। एक हल्द्वानी से आए हुए हैं, कोई सितारगंज से आया हुआ है, एक खटीमा से आए हुए हैं, एक रानीखेत से आए हुए हैं। वहीं रुड़की के एक होटल में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि किसानों का लगभग 200 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया चल रहा है, जिसके भुगतान और किसानों को बोनस दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस, जनवे, किसान संगठन समेत सभी जनवादी संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा जिहाद क्यों करती है, निर्माण क्यों नहीं करती। ये दुर्भाग्यजनक है और सत्ता, यदि आपसे भूल हुई, आपने गलती की है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। आप सत्ता के दम पर पीड़ित को थाने में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज को बंद नहीं कर सकते। सारा राज्य आहत महसूस कर रहा है और ये गंभीर घटना है, ये गंभीर घटना है और इस मामले को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर है और इस मुद्दे को कांग्रेस बहुत शिद्दत से उठा रही है। समझा कितने जिहाद होंगे और ये भाजपा हर बार जिहाद ही क्यों करती है? कभी निर्माण भी तो करे। भाजपा से हम ये सुनना चाहते हैं कि रुड़की झबरेड़ा मंगलौर झबरेड़ा मोटर मार्ग के गड्ढे कब भर जाएंगे, रुड़की झबरेड़ा मोटर मार्ग के गड्ढे कब भर जाएंगे, ये भी तो कुछ बता दें लोगों को। कैला के मार्ग के गड्ढे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक व्यक्ति की सार्वजनिक पिटाई किए जाने की कड़ी निंदा की है। धीरेन्द्र प्रताप ने अपने एक बयान में इसे तानाशाही का जूता जागता सबूत बताते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल के विरुद्ध पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रेमचंद अग्रवाल को उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने मंत्री पद पर रहते हुए अपनी गरिमा को तोड़ा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और मेरा मुख्यमंत्री से कहना है कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और प्रेमचंद जी को माफी मांगनी चाहिए कि किसी भी मंत्री को शोभा नहीं देता कि वो किसी आम नागरिक को हाथ उठाए और आम नागरिक ने भी गलती की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। आम नागरिक भी कोई कानून से ऊपर नहीं है, मैं कोई उनका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जिसने भी गलती है की। वहीं ऋषिकेश दौरे पर रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने रामा पैलेस में लगी गढ़वाली फिल्म का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी यदि मौका देगी तो वो वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हरक सिंह रावत का कहना है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर वो पीछे नहीं है।
उन्होंने कहा कि यदि पार्टी की इच्छा और जनता का आशीर्वाद हमेशा उनके लिए सर्वोपरि रहा है, राजनीति में कोई सन्यासी नहीं है। तो देखिए, राजनीति में है कुछ साधु सन्यासी तो है नहीं कि भाई माला जपते रहे और बिल्कुल पूजा पाठ करते रहे। राजनीति में तो चुनाव तो लड़ेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी उद्देश्य है, किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का आखिरी लक्ष्य क्या होता है कि एमपी चुनाव लड़ जाए, एमएलए चुनाव लड़ जाए, जिला पंचायत लड़ जाए, क्षेत्र पंचायत लड़ जाए, प्रधान का लड़ जाए, मेयर का लड़ जाए, नगर पालिका लड़ जाए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं मुझसे? अब मैं विधायक से। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। समय समय पर हरिद्वार पहुंचकर आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां कांग्रेसी नेताओं और संतों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरिद्वार में कुछ संतों द्वारा संत को ही सांसद का टिकट दिए जाने की मांग का भी समर्थन किया है। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि हरिद्वार धर्म नगरी है और यहां से संत को ही सांसद चुना जाना चाहिए। नहीं, संतों का ये कहना कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है और वहाँ का प्रतिनिधित्व, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो एक संत हो, तो ये तो कोई गलत नहीं है। मैं संतों की इस मांग से सहमत हूँ। लेकिन मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हरिद्वार ही क्यों, उत्तराखंड देवभूमि, और देवभूमि का तो मुख्यमंत्री भी साधु होना चाहिए। आपको मौका मिलता है? मुझे मौका मिलता है तो मैं भी उसको मना थोड़ी करूंगा, लेकिन ये फैसला मेरा थोड़ी है। ये तो सामूहिक फैसले होते हैं ना। हरिद्वार की जनता का फैसला होगा, उत्तराखंड की जनता का फैसला होगा, है ना। ये तो बड़ा फैसला है। वहीं काशीपुर में बीते 3 मई की देर शाम पार्षद संघ के पूर्व अध्यक्ष विपिन शर्मा उर्फ पप्पी की हत्या कर दी गई थी, जिसके पीछे महज चंद रुपए के लेन देन का विवाद बताया जाता है। मामले पर घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि मृतक विपिन शर्मा उर्फ पप्पी का कानून गोयान निवासी टेकचंद का प्लाट को लेकर लेन देन था। टेकचंद का कहना है कि वे प्लॉट के सौदे के मुताबिक पूरी रकम अदा कर चुका था, जबकि पप्पी उससे पूर्व में दिए गए 2 लाख रुपए की चेक की रकम मांग रहे थे। इसी तानातनी में उनके द्वारा पूर्व पार्षद की हत्या हो गई। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपी टेकचंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो काफी समय से विपिन शर्मा और पप्पी के प्लॉट की रजिस्ट्री कराने को लेकर ताकीद करता चला आ रहा था, जिस पर विपिन शर्मा टाल मटोल कर रहा था। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन विपिन शर्मा ने रजिस्ट्री नहीं कराई। इसी बात से क्षुब्ध होकर टेकचंद ने विपिन शर्मा के सिर पर फावड़ा मारकर हत्या कर दी और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया है। 5-5:15 बजे के करीब में डे ऑफिसर जो काशीनगर पुलिस स्टेशन में है, उनको एक व्यक्ति टेकचंद नाम के आकर के, जिसके हाथ में फावड़ा भी था, उसके शरीर पे और उसके कपड़ों पे भी खून के छींटे पड़े हुए थे, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने अपने मोहल्ले में रहने वाले विपुल शर्मा जी का मर्डर कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल हमारे इंस्पेक्टर काशीपुर द्वारा उसको वेरीफाई करके घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ जो पूर्व पार्षद विपुल शर्मा जी थे, जो कि पार्षद संघ के अध्यक्ष भी थे, उनको इस व्यक्ति ने फावड़े से हमला करके और उनको मार दिया है, जो कि वहाँ पे अचेत अवस्था में थे। बाद में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि कुछ आपसी लेन देन का प्लाट के संबंध में विवाद था। उसी संबंध में कल जब ये क्योंकि व्यक्ति बटाई पे काम करता है और ये खेत से आ रहा था, तो चेक के लेन देन को लेकर के दोनों लोगों में विवाद हुआ और ये अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया और जो इसके पास इसकी गाड़ी में फावड़ा था, उसी फावड़े से इसने उनके ऊपर हमला कर दिया और हमला करने से जिससे कि वो वहाँ पे गिर गए और उनको काफी गंभीर चोट आई और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये व्यक्ति घटना के तुरंत बाद हमारे पास आ गया था। वहीं नैनीताल के अय्यार पाटा क्षेत्र में पहाड़ी वाले सैयद बाबा की मजार स्थित है। मजार कई सालों से वन भूमि में अवैध रूप से बनी हुई है। वहीं क्षेत्र के रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने धार्मिक अतिक्रमण को हथौड़ा
घन सब्बल से ध्वस्त कर दिया। वहीं अब नैनीताल के आसपास सरकारी भूमि में बनी अवैध मज़ारों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नैनीताल में धार्मिक अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाया गया है और क्षेत्र के वन रेंजर के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों वन विभाग या दूसरे सरकारी विभागों की जमीनों पर जो भी धार्मिक अतिक्रमण किए गए हैं उसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नैनीताल के क्षेत्र में वन रेंजर की नेतृत्व में कार्रवाई की गई और हथौड़ी, सब्बल, घन आदि हथियारों का इस्तेमाल करके मजार को तोड़ा गया। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने केदारनाथ यात्रा को लेकर जानकारी दी और बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग भैरो, गदेरे और कुबेर ग्लेशियर पर ग्लेशियर टूटने के कारण बंद हो गया था, जिस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए डीडीएमए, एसडीआरएफ, जीडीआरएफ, एनडीआरएफ, वाईएमएफ और पुलिस के जवानों के दोनों ग्लेशियरों के बर्फ हटाने का काम किया है। भैरो ग्लेशियर से बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है, जबकि कुबेर ग्लेशियर पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल पैदल यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा मार्ग खोल दिया गया है, लेकिन फिर से भैरो ग्लेशियर पर दोबारा ग्लेशियर टूटने के कारण यात्रा मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है, जिस कारण जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम पैदल यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा मार्ग पूरी तरीके से सुचारू न होने तक केदारनाथ की यात्रा पर न जाए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अल्मोड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर हमको आना चाहिए, आकर के जो हमारी लाइफ है हमको, खैर हम तो यहाँ आकर के बाबा जी का ही खा जाते देते क्या है, फिर भी यहाँ के लोगों के भी बाबा जी का बहुत बड़ा सहयोग करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम 4-5 साल का कार्यकाल सबका पूरा होता है, हमको उस दिन ये कहने का मौका मिले कि सबसे ज्यादा विधानसभा में आए तो जागेश्वर आए, जागेश्वर का सबसे चौमुखी जगह विकास हुआ। मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। हमारे मोहन सिंह जी भी डबल रिफाइंड है। मेरा वाला माइक इसलिए लिया कि कहीं खटखट ना हो, तो सफल वक्ता वही है कि जो संचालन वाले का ही माइक अपने हाथ में ले ले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। पूज्य बाबा जी ने 50 वर्ष तक एक कॉपिन में वृक्षों के नीचे बैठ के तप किया है। मैंने 80 के दशक से हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा तब हिंदुस्तान में हमारी संन्यास परंपरा में, हमारी संत परंपरा में किसी महापुरुष ने अनेक अपने ढंग से किया होगा, लेकिन पूज्य बाबा जी 40 वर्ष तक। और सुनिए, कभी आपको हम अभी ऐसे, हम आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं, यहां से नहीं। मैंने हम आपको, आप तो जानते हैं, हम आपको एक बार नर्मदा तट ले चलेंगे। वो वृक्ष अभी भी है जिसके नीचे बैठ, और वहां आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैं डोल में हूं कि अमरकंटक में हूं। और जो स्कूल हमने मठ नहीं बनाए साहब, हमने शिक्षा के और चिकित्सा के लिए काम किया। हमने उन आदिवासियों के लिए काम किया जिनके शरीर पर पहनने के कपड़े नहीं थे, बाबा जी ने उनके शरीर को ही नहीं ढका साहब।
उनके बच्चों को जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उस लाइन पर ला करके खड़ा कर दिया। आज हमारे बीच में डीडी बिल्डर्स के हमारे श्री डमरूधर अग्रवाल, श्री रमेश अग्रवाल और हमारे वंदना ग्रुप के ये इन लोगों को कहो कि उत्तराखंड में कोई अपना एक प्रोजेक्ट लगाएं। और मैं आगे 1-1.5 मिनट के लिए माननीय मनोज तिवारी जी से निवेदन करता हूं। समय बहुत कम है और हमको तो सबको लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि 2-2 जोगनिया के बीच में फंस गए लांगुरिया। तो मध्य प्रदेश में लांगुरिया गाते हैं, हम इधर देखते हैं, इधर भी अपने हैं, इधर देखते हैं, इधर भी अपने हैं। बहुत ही रमणीक स्थल में वनों से आच्छादित के मध्य स्थल में हम सबका आस्था का प्रतीक हिमालय कल्याणम आश्रम दिवसमनम के आज के इस वार्षिक उत्सव के बहुत ही शुभ अवसर पर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय तपस्वी बाबा कल्याणदास जी और हम सब के बीच में उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे परम पूजनीय हरि चैतन्य जी और मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध संतजन, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय मोहन सिंह मेहरा जी और इस संस्था से, इस आश्रम से वर्षों से जुड़े हुए इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और यहां पर उपस्थित इस जिले के सम्मानित जिलाधिकारी महोदया, सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदया और यहां पर विगत 15 दिन से लगातार यहां पर आए सभी सम्मानित हमारे भक्तगण और श्रद्धालुगण, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि लगभग 2002 से निरंतर परम पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और निरंतर इस आश्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी जो उत्तराखंड की देवभूमि है, देवतुल्य भूमि है, जिस उत्तराखंड की देवभूमि में संत महात्माओं ने यहां पर आकर तपस्या की, आध्यात्म का केंद्र बनाया और हम सबको एक संस्कृति के वाहक के रूप में एक संदेश देने का काम किया। और पूज्य बाबा जी ने, जिनका जन्म स्थान यही है और उन्होंने अपनी घोर तपस्या से, जिसके बारे में हरि चैतन्य जी यहां पर कह रहे थे, इस देश को, नहीं विदेश को एक संदेश देने का काम किया। और उनके मन में एक जो भाव था कि मैं इस क्षेत्र में जहां मेरी जन्मस्थली है वहां पर एक ऐसा साधना के केंद्र स्थापित करूंगा, एक शिक्षा का केंद्र एक ऐसी स्थापित करूंगा जो यहां से एक संदेश देने का काम करेगा, पूरे विश्व के अंदर, पूरे हमारे भारत के अंदर संदेश देने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से इस आश्रम में आने पर जहां हमें हमारे महान संतों द्वारा जो हमारी संस्कृति है उसके लिए हमें संरक्षित करने के लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, वही साधना के केंद्र के रूप में आज ये संस्कृति, आज हमारा ये आश्रम जाना पहचाना जा रहा है। और मैं पूज्य बाबा जी का विशेष रूप से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जहां इसको साधना के केंद्र के रूप में, संतों के केंद्र के रूप में इसको बनाने का काम किया, वही एक जो हमारे इस भारत के पूरे, हमारे भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, उसको विद्यालय के रूप में संचालित करने का काम किया। और पूरे हमारे दूसरे प्रांतों से नहीं, हमारे विश्व के अन्य, नेपाल से लेकर विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर आकर हमारे बच्चे संस्कृति की ज्ञान को अर्जित करने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में जहां हमारी संस्कृति का संरक्षण रखने का काम करेगा, वही कहीं न कहीं अपने स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाश करने का काम करेगा। निश्चित रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहां पर चिकित्साओं की बहुत असुविधा है,
उसके लिए सरकारें लगातार पूर्व की वर्तमान की सरकारें प्रयासरत हैं, लेकिन बाबा जी का एक सोच, एक दूरगामी सोच वो सामने दिख रही है कि यहाँ पर एक चिकित्सालय की भी स्थापना करी गई है। उससे जो भी हमारी ओपीडी से लेकर भी यहाँ पर संचालित हो रही है। मैं आप सब श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आप सबका आश्रम है, चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर आकर निश्चित रूप से हम सबको जो ज्ञान अर्जित होता है उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखे, उसको आत्मसात करके ही नहीं, उसको हमें अन्य क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, अन्य लोगों के बीच में बटोरने का, देने का, संदेश देने का प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपका निश्चित रूप से इस क्षेत्र के प्रति प्रेम है और इस आश्रम के प्रति आपका प्रेम दिख रहा है, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय पूज्य बाबा जी की बहुत सारी इस क्षेत्र के प्रति एक सोच है और उन्होंने एक कार्य योजना इस आश्रम के प्रति बनाई है कि इस आश्रम में जो एक स्वरूप और देना, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता के लिए अपनी कार्य योजना बनाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूज्य बाबा जी की जो कार्य योजना है उसको निश्चित रूप से आप यहाँ पर घोषणा करेंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते पुनः पूरे श्रद्धालुओं की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ, पुनः पूज्य बाबा जी के चरणों को स्पर्श करता हूँ, अपने संबोधन को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वर्तमान में जो सनातन की हमारी ध्वजा है वो ध्वजा निरंतर फहरा रही है। पूर्व में हजारों एकड़ बीघा जमीन ईसाई मशीनरी को दी गई, वो बंजर पड़ी हुई थी। आसाम वगैरह में हमने देखा एक संत को जब वो दी तो उन्होंने उस जंगल में मंगल कर दिया। और आज भी इस क्षेत्र में पूज्य बाबा जी का यही सपना है, यही संकल्प है कि हम इस क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करें। और भी कई पूज्य संत महंत यहाँ उपस्थित हैं, उनको हम समय नहीं दें, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को देहरादून भी पहुंचना है। हमारे महंत त्रिभुवन दास जी महाराज और अन्य संत महंत महामंडलेश्वर जिनका हम नाम नहीं ले पाए, उनसे भी हम क्षमा मांगते हैं। आइए हम 2 मिनट के लिए हमारे इस क्षेत्र में जिन्होंने निरंतर अनेक कार्य किए, सबके कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, वो भी 1-2 मिनट में अपना संदेश देंगे। कल्याणी का हिमालय जेम्स अस्पताल 15 डोल के 23 तारीख अप्रैल से जो वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज 5 मई को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका समापन होने जा रहा है। पूज्य बाबा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस कार्यक्रम का बहुत से पूज्य हरचेतनानंद जी और मंच पर आसीन सभी हमारे बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर मुद्दे पर होगी